नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने अस्टिलगो की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक और बेसिडियोमाइसीटीज के एक और मेंबर पक्सीनिया के बारे में पढ़ेंगे। तो पक्सीनिया का अगर सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो इसका जो डिवीज़न होता है वो यूमाइकोटा है, सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास टेलियोमाइसीटीज, ऑर्डर यूरिडेनिलीज, फैमिली पक्सीनियसी और जीनस है जो पक्सीनिया है। इसकी सभी जातियां हैं जो सर्वव्यापी होती हैं और लगभग इसकी 3000 जातियां हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं। इंडिया के अंदर इसकी 150 स्पीसीज हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं। इस वंश की जातियां धान्य फसलों के अंदर कीट रोग या रस्ट डिजीज फैलाती हैं। भारत में कीट रोग को रतुआ, गेरीर, तोम्बोरा, गेरुआ आदि नाम से जाना जाता है। सभी जातियां आंतरिक अविकल्पी परजीवी होती हैं और इसके केवल बीजाणु ही हैं जो परपोषी की सतह पर दिखाई देते हैं। विलियम्स तथा उसके सहयोगियों ने 1966 में पक्सीनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई को कृत्रिम माध्यम में उगाने में सफलता प्राप्त की। यानी कि जो अविकल्पी परजीवी होने के कारण इसको कृत्रिम माध्यम में उगाया नहीं जा सकता था, लेकिन विलियम्स ने है जो पक्सीनिया की जो स्पीसीज हैं ग्रेमिनस ट्रिटिसाई को कृत्रिम माध्यम में उगाने में सफलता प्राप्त की। इनकी एकाश्री जातियां जो अपना जीवन चक्र एक ही परपोषी में पूरा कर लेती हैं, जैसे एग्जाम्पल है पक्सीनिया एस्पेरेगाई, पक्सीनिया पल्वेरुनुलेंटा, पक्सीनिया बेटराई, पक्सीनिया मैंथी और पक्सीनिया मेजर, जो एकाश्री या ऑटोसियस स्पीसीज होती हैं। पक्सीनिया ग्रेविनस, पक्सीनिया कोरिनेटा एंड पक्सीनिया रिकोंडिएटा ये हैं जो बिनाश्री जातियां हैं और इनका अपना जीवन चक्र है जो 2 परपोषियों के अंदर पूरा करती हैं। भारत में पक्सीनिया की 3 जातियां जो गेहूं की फसल को संक्रमित करती हैं। पक्सीनिया ग्रेमिनस जिसके कारण ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट डिजीज डेवलप होती है। पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस जिसको पक्सीनिया ग्लूमेरुम भी कहते हैं, यह येलो रस्ट डिजीज या स्ट्रिप रस्ट डिजीज उत्पन्न करती हैं। पक्सीनिया रिकोंडिएटा या पक्सीनिया ट्रिटिसाई जो ब्राउन रस्ट डिजीज या लीफ रस्ट डिजीज उत्पन्न करती हैं। अब अपन पढ़ते हैं पक्सीनिया ग्रेमिनस के बारे में, यानी कि पक्सीनिया की जो स्पीसीज है ग्रेमिनस उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी खोज है जो परसून ने की थी। यह कवक है जो पोएसी कुल के सदस्यों में कीट रोग फैलाता है। यह एक अविकल्पी तथा विनाश्री कवक है। विनाश्री कवक का मतलब इसका जो जीवन चक्र होता है वो 2 परपोषियों के अंदर पूरा होता है। यानी कि इनके जीवन चक्र में 2 प्रवस्थाएं होती हैं, एक द्विव केंद्र की प्रवस्था और दूसरी है जो अगुणित प्रवस्था या हैप्लोफेज। द्विव केंद्र की प्रवस्था है जो गेहूं या वीट के अंदर पाई जाती हैं और यह गेहूं है जो कवक का प्राथमिक परपोषी होता है, जबकि अगुणित प्रावस्था है जो बरबेरी के अंदर पाई जाती हैं जो इस कवक का वैकल्पिक परपोषी होता है। यानी कि गेहूं ये प्राइमरी होस्ट अगर एब्सेंट है तो ये अल्टरनेट होस्ट के ऊपर डिपेंड रह सकती हैं। अब अपन पढ़ते हैं पक्सीनिया ग्रेमिनस के अंदर जैव क्रियात्मक विभिन्नताएं, यानी कि वह परिघटना जिसमें एक विशिष्ट परपोषी एक विशिष्ट रोग कारक द्वारा संक्रमित होता है जैव विशिष्टता कहलाती है। यानी कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे ये डेफिनेशन, तो पक्सीनिया ग्रेमिनस जो पोएसी कुल के अनेक सदस्यों को इन्फेक्ट करता है, जैसे गेहूं है, जौ है, जई है, इन सभी के अंदर है जो रस्ट डिजीज उत्पन्न करता है। लेकिन गेहूं को संक्रमित करने वाला प्रभेद है जो और जई को प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रभेद में अपने परपोषी के प्रति कुछ उपापचय विशिष्टताएं होती हैं और इन उपापचय विशिष्टता को ही अपन जैव क्रियात्मक भिन्नता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पक्सीनिया ग्रेमिनस की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या कायिक संरचना। तो पक्सीनिया के लाइफ साइकिल में 2 कवक जाल पाए जाते हैं, द्विव केंद्र की कवक जाल और एक केंद्र की कवक जाल, और दोनों प्रकार के कवक जाल हैं जो अंतराकोशिक पट युक्त व शाखित होते हैं और इनमें जो पट होते हैं वो सरल छिद्री होते हैं। इनकी सेल वॉल है जो काइटिन व ग्लूकोन से बनी होती हैं। द्विव केंद्र की कवक जाल की प्रत्येक कोशिका एक केंद्र की युग में उपस्थित होता है। यानी कि जो सेकेंडरी माइसिन होता है इसकी प्रत्येक सेल्स के अंदर एक
केंद्रक युग्म प्रेजेंट होता है। और ये जो द्विव केंद्र की माइसीलियम है ये प्राथमिक परपोषी जिसे गेहूं के अंदर ये पाया जाता है। अब जो पक्सिनिया ग्रेमिनस हैं उनको पोएसी कुल के पादपों को अलग अलग संक्रमित करने के आधार पर उनको 6 प्रभेदों के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई, तो ये जो पक्सिनिया की स्पीसीज हैं वो गेहूं को संक्रमित करती हैं। पक्सिनिया ग्रेमिनस सिकेलिस ये राई को संक्रमित करती हैं। पक्सिनिया ग्रेमिनिस एविनी जई को संक्रमित करती हैं। पक्सिनिया ग्रेमिनिस फ्लाइप्रेंटेंसिस ये फेस्टुका को संक्रमित करती हैं। पक्सिनिया ग्रेमिनस एग्रोस्टिस ये हैं जो एग्रोस्टिस को इन्फेक्ट करती हैं। और पक्सिनिया ग्रेमिनिसी पोई जो पोआ को इन्फेक्टेड करता है। अब जो पक्सिनिया का एक केंद्र की कवकजाल होता है उसकी प्रत्येक कोशिका एक केंद्र की तथा और ये हैं जो ये एक केंद्र की कवकजाल है जो वैकल्पिक परपोषी के जैसे बर्बेरी के अंदर पाया जाता है। इनका कोशिका द्रव्य है जो कणिका में वह रिक्तिका युक्त होता है। इनके अंदर जो स्टोरेज फूड मटेरियल है वो ग्लाइकोजन बॉडी और ऑयल ग्लोब्यूल्स के रूप में पाया जाता है। इनमें जो पोषण होता है वो चूस्कांगों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब अपन पढ़ते हैं पक्सिनिया की लाइफ साइकिल के बारे में। तो पक्सिनिया एक दीर्घ चक्रीय कीट है, यानी कि इसकी लाइफ साइकिल है जो 2 होस्ट प्लांट्स के अंदर कंप्लीट होती हैं। और इनकी लाइफ साइकिल के अंदर है जो 5 प्रकार के बीजाणु बनते हैं। यूरिडोस्पोर, टोल्यूटोस्पोर, बैसिडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर और एसियोस्पोर, ये 5 प्रकार के स्पोर हैं जो पक्सिनिया की लाइफ साइकिल के अंदर बनते हैं। इनमें से 5 में से 3 जो स्पोर हैं यूरिडोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर और बैसिडियोस्पोर, ये प्राइमरी होस्ट यानी कि वीट के अंदर बनते हैं। बाकी वाली 2 जो बीजाणु होते हैं पिक्निडियोस्पोर और एसियोस्पोर, ये हैं जो अल्टरनेट होस्ट या वैकल्पिक परपोषी के अंदर बनते हैं जिसका नाम है बार्बेरिस वल्गेरिस। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पक्सिनिया ग्रेमिनस की गेहूं में पाई जाने वाली विभिन्नताएं तो प्रवस्थाएं। तो पक्सिनिया ग्रेमिनस की गेहूं में 3 प्रवस्थाएं पाई जाती हैं, यूरिडोस्पोर स्टेज, टोल्यूटोस्पोर स्टेज और बैसिडियोस्पोर स्टेज। ये 3 प्रवस्थाएं हैं जो गेहूं के अंदर पाई जाती हैं। और पक्सिनिया है गेहूं है जो पक्सिनिया का प्राइमरी होस्ट होता है। अब सबसे पहले अपन जो स्टेज पढ़ते हैं जिसका नाम है यूरिडो बीजाणु या यूरिडोस्पोर स्टेज। तो यूरिडोस्पोर या यूरिडो बीजाणु का संक्रमण है जो प्राथमिक परपोषी या वीट के अंदर होता है। यानी कि जो पक्सिनिया का सबसे पहले संक्रमण किसके अंदर होगा, प्राइमरी होस्ट जिसका नाम है वीट, इसके अंदर होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, एसियोस्पोर जर्मिनेट होकर सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। और ये सेकेंडरी माइसीलियम क्या करता है, होस्ट के अंदर स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है और ये इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर सिचुएटेड रहता है। यानी कि लीफ है, स्टेम है, ग्लूम है, इनकी इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर सेकेंडरी माइसीलियम है जो सिचुएटेड रहता है। फिर इनके जो माइसीलियम होते हैं वो बाह्य त्वचा के नीचे उदर कवक तंतुओं का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक कवक तंतु के शीर्ष पर एक द्विव केंद्र की यूरिडो बीजाणु बनता है। और इन बीजाणुओं का निर्माण है जो समूह में होता है तथा प्रत्येक समूह को अपन क्या कहेंगे, यूरिडोसोर्स कहते हैं। तो यूरिडोस्पोर कैसे बनता है, तो यूरिडोस्पोर है जो एसियोस्पोर से ही बनता है। इसमें क्या होता है, जो एसियोस्पोर हैं वो प्राइमरी होस्ट यानी कि वीट को इन्फेक्ट करता है और फिर उसके अंदर जर्मिनेट होकर क्या करेगा, सेकेंडरी माइसीलियम बनाता है। फिर सेकेंडरी माइसीलियम क्या करता है, सेकेंडरी माइसीलियम जो एपिडर्मिस के नीचे सिचुएटेड रहता है और उससे इरेक्ट हाइफी निकलती हैं और इस इरेक्ट हाइफी के शीर्ष पर है जो द्विव केंद्र की यूरिडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ये यूरिडोस्पोर है जो ग्रुप के अंदर सिचुएटेड रहते हैं। तो इस पूरे ग्रुप को अपन क्या कहेंगे, यूरिडोसोरस कहते हैं। यूरिडोसोरस परपोषी के तने, पत्ती व पत्ती आच्छाद पर लाल भूरे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। विकासशील यूरिडोसोर्स बाह्य त्वचा पर दबाव डालते हैं जिसके कारण बाह्य त्वचा फट जाती हैं और यूरिडो बीजाणु है जो बाहर निकल जाते हैं या अनावृत हो जाते हैं। फिर जो बाह्य त्वचा के बाहर स्थित जो यूरिडो बीजाणु होते हैं इनका प्रकीर्णन है जो वायु के द्वारा होता है। फिर जो मैच्योर यूरिडोस्पोर होता है उसकी संरचना देखें तो मैच्योर यूरिडोस्पोर हैं जो सवृंत
एक कोशिकीय अंडाकार व द्विकेंद्र की संरचना होते हैं। इनकी स्पोर वॉल हैं जो थिक और डबल लेयर्ड होती हैं। इनकी आउटर लेयर हैं जो एक्सोस्पोर कहलाती हैं, जो थिक और स्पाइनी होती हैं, जबकि इनर लेयर है जो थिन, स्मूथ और कलरलेस होती हैं। और इनर लेयर पर है जो 4 जनन छिद्र पाए जाते हैं। अब जो डाइकैरियोटिक यूरिडोस्पोर होता है वो कोनिडिया की तरफ वर्क करता है और जर्मिनेट होकर अगेन है जो प्राइमरी होस्ट को ही इन्फेक्ट करता है। अब पढ़ते हैं अपन यूरिडो बीजाणु का अंकुरण या जर्मिनेशन ऑफ यूरिडोस्पोर। तो फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, प्राइमरी होस्ट पर गिरने के बाद ये तुरंत अंकुरित हो जाता है। क्या करेगा, स्पोर प्राइमरी होस्ट की सरफेस पर गिरेगा और जर्मिनेट होकर क्या करेगा, एक से अधिक जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि जो यूरिडोस्पोर होते हैं उनकी जो इनर वॉल होती है उसके ऊपर 4 जर्म पोर होते हैं और उनसे हैं जो 4 जर्म ट्यूब निकलती हैं। और ये जर्म ट्यूब क्या करती हैं, होस्ट की सरफेस पर ग्रो करती हैं और फिर क्या करती हैं, ये होस्ट के अंदर स्टोमेटा के थ्रू एंटर होती हैं और होस्ट के अंदर है जो एप्रिसोरियम या आस्कांग का निर्माण करती हैं। तो यूरिडोस्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट हुए, फिर जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन किया। जर्म ट्यूब क्या करेगी, स्टोमेटा के थ्रू होस्ट के अंदर एंटर करेगी और होस्ट के अंदर किसका फॉर्मेशन करेगी, आसगांग या एप्रिसोरियम का फॉर्मेशन करेगी। अब जो ये आसगांग से जो कवक तंतु शाखाएं निकलकर क्या करती हैं, परपोषी के अंतराकोशिक अवकाशों में सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन करती हैं और ये सेकेंडरी माइसीलियम क्या करेगा, 5-6 दिनों में जो नई पीढ़ी को जन्म दे देता है। आपके सामने स्क्रीन पर यूरिडो बीजाणु प्रवस्था की डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर दे रखी हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डायग्राम ए के बारे में। तो डायग्राम ए है जो गेहूं की लीफ का डायग्राम है और इसके अंदर जो ब्लैक कलर के स्पॉट दिखाई दे रहे हैं वो यूरिडो सोर्स को शो करता है। और इस यूरिडो सोर्स के अंदर अनेक जो हाइफी होती है, फंगल हाइफी होती है, जिनके ऊपर यूरिडो स्पोर प्रेजेंट होते हैं। फिर जो बी डायग्राम दे रखा है वो लीफ का स्ट्रक्चर है और इस लीफ का जो टीएस है, इस टीएस के अंदर बहुत सारे यूरिडोस्पोर प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं जो इरेक्ट हाइफी के शीर्ष भाग पर प्रेजेंट होते हैं। और जो एसियो जो स्पोर होता है वो जर्मिनेट होकर क्या करेगा, डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है और इस डाइकैरियोटिक माइसीलियम से जो इरेक्ट फंगल हाइफी निकलती हैं और इस हाइफी के सरफेस पर किसका फॉर्मेशन होता है, यूरिडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और प्रत्येक यूरिडोस्पोर के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं। फिर जो यूरिडोस्पोर होता है इसकी आउटर वॉल को एक्साइन कहते हैं और इनर वॉल को इंटाइन कहते हैं। फिर इंटाइन पर है जो 4 जर्म पोर सिचुएटेड रहते हैं जो डायग्राम सी के अंदर दे रखा है। फिर इसके अंदर जो लंबी स्ट्रक्चर होती है जिसके द्वारा यूरिडोस्पोर है जो सेकेंडरी माइसीलियम से जुड़ा रहता है उसको स्टॉक कहते हैं। डी डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर यूरिडोस्पोर क्या करता है, जर्मिनेट होकर एप्रिसोरियम का फॉर्मेशन करता है। यूरिडोस्पोर वापस किसको इन्फेक्ट करेंगे, प्राइमरी होस्ट को। तो यूरिडोस्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होकर क्या करता है, जो डी डायग्राम दे रखा है इसके अंदर जो यूरिडोस्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होकर क्या करेगा, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। और ये जर्म ट्यूब क्या करती है, होस्ट के एपिडर्मिस के ऊपर जो स्टोमा प्रेजेंट होता है उसके थ्रू होस्ट के टिश्यू के अंदर एंटर करती है। अब जो ई डायग्राम दे रखा है इसके अंदर जो जर्म ट्यूब क्या करेगी, ग्रो करके इंटरसेल्युलर स्पेस के अंदर ग्रो करेगी और वहाँ पर क्या करती हैं, एप्रिसोरियम का फॉर्मेशन करती हैं। और इस एप्रिसोरियम या आसगांग से बहुत अनेक हैं जो कवकतंतु शाखाएं निकलती हैं जो होस्ट के इंटरसेल्युलर स्पेस के अंदर वृद्धि करके सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन करती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे टेलिटोस्पोर स्टेज।